नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में। जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके उस हेतु से हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी एनालिसिस देखते हैं, जिसमें हम काफी कम टाइम में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस रखते हैं वही टॉपिक डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ, ताकि आपको कम समय में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। और अपना टारगेट रहता है कि जो एग्जाम के सिवा की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल न्यूज हो गई या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन हो गई जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी डिस्कशन हम नहीं करते। जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए, यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल आईएएस लाइफस्टाइल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है। उस लिंक को फॉलो करके आप डेली बेस पे द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीएससी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट www.islifestyle.com फॉलो कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको द हिंदू और बाकी जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के, वो मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी बच्चे अभी नए हैं, अगर वो पहली बार चैनल पे आए हैं और उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटे ना। तो आज डिस्कशन करेंगे, आज के टॉपिक जो है, ठीक है, थियोरेटिकल टॉपिक ज्यादा है और ऐसे टॉपिक ज्यादा है जिसकी हमने ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कशन काफी बार की है। तो जो भी मेन मेन न्यूज है उस पर ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज बात हो रही है नेशनलिज्म और फेडरलिज्म के रिलेशनशिप के लिए। तो पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे फोकस क्या किया जा रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले समझिए, नेशनलिज्म है वो एक, नेशनलिज्म आप डिफाइन तो कर सकते हो, लेकिन वो है एक टर्म है जिसको हम कहते हैं कि नेशनलिज्म एक साइकोलॉजिकल टर्म है। यानी मैं भारत के प्रति कितना समर्पित हूँ वो मुझ पे डिपेंड करता है। हो सके कि मैं भारत के प्रति जितना समर्पित हूँ इतने दूसरे भी ना हो, ठीक है। जैसे कि हम इंडियन आर्मी में जो सोल्जर देखें तो भारत के लिए अपनी जान देने के लिए हर मिनट तैयार रहते हैं, ठीक है। ऐसा बाकियों में देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि नेशनलिज्म जो इशू है वो साइकोलॉजिकल ज्यादा है। यहाँ पे बात हो रही है कि भाई जो भी नेशनलिज्म है, ठीक है, उसका रीजन होता है कोई भी एरिया में, जैसे पर्टिकुलर रीजनल, बराबर, या नेशनल या सेक्युलर या किसी भी कम्युनिटी से। तो इस प्रकार से यहाँ पे बात की गई है। जैसे शुरुआत में बात की गई आजादी से पहले इंडिया में जो नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, मुस्लिम लीग थी, जिनके द्वारा जो ये नेशनलिज्म था, ठीक है, उसको फॉलो किया गया। और ऐसे ही हमने देखा तो वहां पे और भी दो भाग हो गए थे प्राइमरी लेवल पे ही, कि भाई जो भी लोग थे, जो भी हमारी स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, ठीक है, वो साउथ में तमिल रीजन से हो या नॉर्थ में हिंदी रीजन से हो, ठीक है, लेकिन उन सभी का जो एक इश्यू था वो यही था, भारत की आजादी, ठीक है। उनके लिए, सबके लिए एक ही चीज मैटर करती थी, वो थी भारत की आजादी। हाँ, उनके जुड़ने के लिए उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज या उनका रीजन या उनका एजुकेशन, ये सब था। उनकी रीत भी अलग अलग थी। जैसे मैं आपको डिफरेंस में बात करूं तो जैसे गांधी जी थी वो नॉन वायलेशन फॉलो कर रहे थे। सेम हम भगत सिंह देखे तो वायलेशन फॉलो कर रहे थे, लेकिन दोनों का पर्पज एक ही था, ठीक है, भारत की आजादी। गांधी जी का सोचना था कि हम बिना अत्याचार करे ही आजादी लेंगे। जब भगत सिंह सोच रहे थे कि भाई हम धमाका करेंगे तभी इन बहरे अंग्रेज लोग को हम अपने आवाज उनको सुना सकते हैं, वरना ये हमारी आवाज सुनेंगे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मल्टीनेशनल थे तो उन सभी का टारगेट एक ही था, भारत की आजादी। दूसरी बात की गई है यहाँ फेडरलिज्म को लेकर, ठीक है। तो फेडरल का टर्म आपने देखा होगा कि इंडिया एक फेडरल सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग यूनियन इकट्ठा होकर भारत बना है। जैसे हम आर्टिकल 1 की बात करें तो भारत यूनियन ऑफ स्टेट हम बोलते हैं, ठीक है, यानी वो बहुत सारे स्टेटों का मिलके एक भारत बना है, वो एक अकेला भारत नहीं है। तो उस फेडरल की यहाँ पे बात की गई है कि हम 1930 की बात करें तो हमने जो ये स्टेट बनाए थे, ठीक है, वो लैंग्विस्टिक नहीं बनाए थे। आपने देखा होगा कि जो शुरुआत में भारत की आजादी के बाद जो भी राज्य बने थे वो राज्य लैंग्विस्टिक नहीं बने थे। यानी मान लो कि भाई जो मराठी लोग है, ठीक है, उसके लिए महाराष्ट्र, फिर जो तमिल लोग है उसके लिए तमिलनाडु,
ठीक है, उस प्रकार से नहीं बनाए थे। लेकिन आजादी के बाद जो भी राज्य थे, ठीक है, वहां पे लैंग्वेज बेस्ड कल्चर ज्यादा ग्रो करने लगा, ठीक है, वो पॉलिटिकल व्यू लेने लगा। तो फिर जो डिमांड थी उसके वजह से उन्होंने क्या किया कि भाई लैंग्विस्टिक राज्य बने, जिसमें हमने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश देखा, ठीक है, और उसी के बाद सेम ऐसा बाकी जगहों में भी देखा गया, और जो अपनी कम्युनिटी बेस्ड डिमांड ज्यादा कर रहे थे। इसको हालांकि किसी ने कंसिडर नहीं किया था, लेकिन ये फेडरल जो सिस्टम है, ठीक है, वो कार्य करता है पर्टिकुलर लैंग्वेस्टिक लेके, रिलीजन लेके, ठीक है, कल्चर लेके। और नेशनलिस्ट है वो एक मैं नहीं देता है, ठीक है, यानी मैं भारतीय हूँ, इस पे मुझे जितना गौरव है उतना ही गौरव आप सभी को भी होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझे कुछ ज्यादा ही गौरव और आपको कुछ कम हो, ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार के थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इकट्ठा करके बताया गया है नेशनली फेडरलिज्म के अंदर कनेक्शन का। हालांकि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है, तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे फेडरलिज्म को लैंग्विस्टिक बेस पे बताया गया है और नेशनलिज्म को साइकोलॉजी बेस पे बताया गया है, और उन दोनों को कनेक्ट किया गया। दूसरी यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उनके द्वारा जो मीडिया है, जिसका कार्य रहता है कि भाई वो जो भी कार्य हो रहा है तो उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो सिटीजन है उसको दे, और ये सिटीजन का राइट है, ठीक है, ताकि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका पता चले, किसको, पब्लिक को। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा जो केस चल रहा है, ठीक है, उसमें सोशल मीडिया को हाई कोर्ट ने बैन किया, देख सकते हैं। उनके कार्य को क्या किया है, रुकावट दी है, तो आप इसको कवर नहीं करेंगे, आप इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली सबको नहीं देंगे। तो इस चीज को जो मीडिया है, ठीक है, उसका गला घोंटने के बराबर बताया गया है। जैसे हम गवर्नेंस की बात करें तो वहां पे हम 4 पिलर की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और मीडिया, ठीक है। तो ये मीडिया जो जुडिशरी है वो मीडिया का गला घोटने का कार्य कर रही है, यानी कि जो हुआ है, ठीक है, जो भी कुछ भी हुआ उसका कवरेज लेने से, उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर करने से मना किया गया है। कि जो मीडिया का मुख्य कार्य है उस पर ही क्या किया गया, उस पर ही पाबंदी लगाई गई, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेटिव केस है, इस पे भी ज्यादा डिस्कशन होगा, तो आगे और इसकी डिटेल में बात करेंगे। काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आया है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पे चाइनीज की जो स्ट्रॉन्ग एक इमेज की बात है, ठीक है, उसको लेके बात की गई है, जिसकी डिस्कशन ऑलरेडी हमने की है कि भाई उसके पास जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस है, ठीक है, उसका उपयोग करके जो अपना एरिया एनेक्स करता है, जिसके हम चर्चा आगे करेंगे, उसी के बारे में बताया गया है। दूसरा यहाँ पे बात हो रही है जो अब्राहम एकॉर्ड से उसके बारे में, तो डिस्कशन शुरुआत करते हैं। जब आपको पहले हमने डिस्कस किया था इसराइल और यूएई के रिलेशन के बारे में, अभी अब्राहम जो एकॉर्ड है उसमें 3 कंट्री, एक तो है यूएई, फिर है बहरीन, और तीसरी है इसराइल। तो वर्ल्ड मैप के अंदर देख लीजिएगा बहरीन एक छोटी कंट्री है, ठीक है, और ये अब्राहम कोड के करवाने में यूएस भी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी प्रेजेंट है। तो हमने देखा था कि भाई जो यूएई है, ठीक है, यूएई ने अपने 2 जो नीड्स थी उसके लिए इसराइल के साथ क्या किया था, टाइप किया था, जिसमें एक तो शिया सुन्नी वाली बात थी, ठीक है, ईरान को काउंटर करने वाली बात थी। दूसरी थी कि भाई जो यूएई है उसका सोचना ऐसा था कि जिस प्रकार से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है वो ई एनर्जी पे शिफ्ट हो रही है, तो इन फ्यूचर जो क्रूड ऑयल की डिमांड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। यदि हमको वेस्ट कंट्रियों के साथ अच्छे से रिलेशन करना है तो उसके लिए इसराइल हमें इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एंगेजमेंट के लिए अच्छा रहेगा। तो बदले में यूएई और इसराइल का जो एग्रीमेंट था, तब हमने बात किया था कि भाई यूएई ने बताया कि भाई यदि आप जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है जो आप एनॉक्स करें वो रोक दोगे तो हम आपको एज अ कंट्री क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इसराइल को एज अ कंट्री रिकग्निशन करने में इंडिया सबसे पहला देश था। और यहाँ पे दूसरी बात ये भी कही गई थी कि भाई सेम होगा जीसीसी कंट्रियों के साथ, तो उसमें पहले यूएई है, फिर बहरीन आया, ठीक है। ऐसा सोचा जा रहा है धीरे धीरे बाकी भी कंट्रियां जो पैलेस्टीन लोगो है, ठीक है, उसके इश्यू पे कोई फोकस नहीं करेगा, सभी लोग इसराइल के साथ जुड़ जाएंगे। यानी यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि भाई मान लो सब इसराइल को रिकग्निशन देने लगे, ठीक है, एक गल्फ कंट्री थी, ठीक है, जीसीसी कंट्री थी, कि जो पैलेस्टीन लोगों की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सुनती थी। वहां पे भी शिया सुन्नी वाली बात तो वहां पे भी थी, ठीक है, हमने गाजा स्ट्रिप वाली बात की, फिर लीबिया वाली बात की, तब हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं
कि अगर इसराइल को रिकॉग्निशन मिलने लगेगा एज अ कंट्री, ठीक है, तो फिर पैलेस्टाइन लोगों का जो इश्यू है वो सुनने वाला कोई नहीं रहेगा अरब कंट्रीज में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई है, ठीक है। जो बच्चे नए हैं उन्होंने अपने पुराने करंट अफेयर लेक्चर नहीं देखे तो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने मैप भी सारी इंफॉर्मेशन की डिस्कशन की है, इसराइल को मैप के दिखा के, यूएई और बहरीन का भी मैंने आपसे मैप के बेस पे काम किया। अभी यहाँ पे बात हो रही है जो चीन के द्वारा जो बॉर्डर एरिया है, ठीक है, जहाँ पे हम प्रॉब्लम में मैंने आपको मैप दिखाया था, अक्साई चीन वाला एरिया, सेंटर एरिया, और मैकमोहन लैंड वाला अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। तो चाइना के द्वारा जो फिंगर 5 स्ट्रेटेजी है, ठीक है, 5 फिंगर स्ट्रेटेजी, उनको फॉलो किया जा रहा है। यानी 1 से 5 एरिया है जिसको एनॉक्स करने के लिए चाइना हर वक्त क्या रहता है, तैयार रहता है। जिसमें कौन कौन से एरिया है, तो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया जिसको चाइनीज लोग साउथ तिब्बत कहते हैं, दूसरा भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख, ये जो एरिया है वो एरिया हमेशा चाइना के द्वारा फोकस में रहता है, ठीक है। इसको एनॉक्स करने के लिए चाइना अपनी गतिविधियां हर बार शुरू करता है। तो मैंने आपसे 2-3 डिस्कशन की थी, जैसे अक्सर चीन वाला एरिया लेके उन्होंने अपने मैकमोहन वाला जो एरिया है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, उसके लिए ही प्रपोजल दिया था कि भाई एक हमें दे दो तो एक को हम छोड़ देंगे। ऐसा वो नेपाल के साथ भी करता है, ऐसा वो भूटान के साथ भी करता है, ठीक है। और बॉर्डर को लेके चाइना का इन्फ्लुएंस हर जगह, और इसका रीजन क्या है, एक तो वो अपना एरिया बढ़ाना चाहता है, दूसरी चीज ये बढ़ाने के लिए क्या करता है, एक ही कंट्री के जो 2 रीजन रहेंगे, मान लो आप नेपाल की बात कर लेते हैं, ठीक है, नेपाल और भूटान दोनों की कॉमन है कि पहले क्या करेगा, इस एरिया पे अपना क्लेम करेगा, इस वाले एरिया पे, ठीक है, फिर इस वाले एरिया पे क्या करेगा, इस वाले एरिया पे अपना देखा कि ये एरिया हमारा, फिर हमसे यानी जो भी कंट्री उससे बोलेगा यदि आप ये एरिया हमें दे दोगे, ठीक है, तो हम ये एरिया आपका छोड़ देंगे। यानी दोनों एरिया ऑलरेडी कंट्री के ही है और उससे ही उसके एरिया की बात हो रही है। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, नेगोशिएबल और एक प्रपोजल देता है। यदि मान लेता है तो इसमें नुकसान किसका होगा, इसमें नुकसान हमारा ही होगा, ठीक है, जो कंट्री है उसका ही होगा। ये भी डिस्कशन हमने ऑलरेडी डिटेल में आपसे किया है। बाकी भी काफी सारी इंफॉर्मेशन थी मैंने डिस्कस की है, तो यदि आपने चाइना वाले इश्यू पे ज्यादा नहीं बात की है, ठीक है, लेक्चर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात हो रही है जो बिहार के इलेक्शन है उसको टारगेट लेते हुए, बीजेपी के अमित शाह है, एलजेपी के आप पासवान जी को समझ सकते हैं, ठीक है, जो टारगेट कर रहे हैं नीतीश जी को, इलेक्शन को टारगेट रखते हुए पॉलिटिकल ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल डिसेबल के लिए, ठीक है। तो फिजिकल डिसेबल में जैसे अभी मैंने आपसे कल भी डिस्कशन किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, ठीक है, उसको टारगेट किया जा रहा है। फिर जो यूनाइटेड नेशन यूनेस्को है, ठीक है, उसके द्वारा जो डिसेबल लोग हैं, ग्लोबल एक्शन ऑन डिसेबल, ठीक है, इसके ऊपर भी कार्य किया जा रहा है। बोला क्या जा रहा है कि हम कोई भी कंट्री हो, ठीक है, ग्लोबल, हम सब लोग रीजन या दूसरे चीज को फोकस करके चलते हैं, लेकिन हम डिसेबल लोग की नहीं, ठीक है, अगर उसको हम रिकॉग्निशन दे, उसको हम टारगेट करें, ठीक है, उसको हम कार्य दे, तो वो भी अपनी जो भी कार्य है वो अच्छे से कर सकते हैं। और यदि हम उसको स्किल प्रोवाइड करें तो अच्छा रहता है। जैसे मैंने कल ही आपको अरुणिता सिन्हा की जो बात की थी कि ट्रेन में उनको फेंक फेंक दिया गया था तो उनके 2 पैर कट गए, फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया था। इसी प्रकार से मैंने आईटी सेक्टर में भी आपसे बात की थी कि कोई व्यक्ति है जिसके हाथ अच्छे से कार्य कर रहे हैं, पैर नहीं है, ठीक है, फिर भी वो कंप्यूटर पे बैठ के कोडिंग या जो भी कोई डेटा एनालिसिस या डेटा एंट्री वाला कोई भी कार्य करके अपना गुजारा अच्छे से कर सकते हैं, यदि हम उसके लिए इफेक्टिव प्लेस दे, उसको इतना रिकग्निशन दे तो ये जो बिचारी वाली फीलिंग है, ठीक है, ये होनी नहीं चाहिए। इस प्रकार से बात किया जा रहा है। दूसरी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है जो लोकसभा है, तो उसमें जो बैंकिंग एक्ट है, ठीक है, उसमें अमेंड की बात की गई है। तो इसकी इन जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। बाकी यहाँ पे बात क्या हो रही है कि भाई जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ठीक है, एनपीए वाला है, तो उसको कैसे रिजोल्व किया जाए। दूसरी चीज कि भाई अलग अलग जो बैंक है जो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या डी ग्रो कर रहे हैं या कोई भी और परेशानी, तो उसको मर्जर किया जा रहा है, ठीक है, ताकि उसके ऊपर जो मेंटेनेंस हो वो कम हो। और एक अलग से इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है कि भाई जिसमें जो भी बैंक है जिसमें डिफॉल्टर कोई हुआ हो या दूसरे कोई भी बैंक वाले जो कार्य है तो उसके द्वारा कंट्रोल किया जाए ताकि वो अच्छे से हो सके, बैंकिंग जो है वो अपना सुधर सके। तो यदि आपने बैंक और जो भी
इन्फॉर्मेशन है वो आपने प्रिपेयर नहीं की है, आप वो डिटेल में प्रिपेयर कर सकते हैं यदि आपकी बाकी है तो, और की है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी सारी महत्वपूर्ण रहेगी। दूसरा, मैंने आपके कल भी डिस्कस किया था कि भाई जो इसराइल के बाद दूसरा जो कोई टॉपिक चल रहा है, ठीक है, उसमें आता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में आपको पता होगा, जैसे हम कंटिन्यू बात करें कि वहाँ पे चाइनीज सोल्जर है वो वहाँ से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है और तालिबान है वो बैठ के शांति वार्तालाप कर रहे हैं, और इंडिया भी चाहता है कि वहाँ पे अफगानिस्तान गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अच्छे से कार्य करे। तो इसके लिए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी, उन्होंने काफी सारी डिस्कशन की थी वहां पे शांति वार्तालाप के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हुए हैं। दूसरा यहाँ पे बात हो रही है वो है जो कपिला वास्यन है, ठीक है, इंडियन कल्चर रिसर्चर, उनकी मृत्यु हो गई है। तो उनके द्वारा क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया गया था और इंडियन कल्चर में उनका क्या वैल्यू था वो आपको पता होना चाहिए। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। देखिए, जो न्यूज इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है इतनी सारी इंफॉर्मेटिव न्यूज होती है कि उसमें हम ज्यादा डिस्कस करते हैं, और कई सारी ऐसी न्यूज होती है जिसमें हम खाली सिर्फ फोकस करते हैं, ताकि क्या हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंस न्यूज है वो आपको पता। तो ज्यादा ना टाइम इस्तेमाल करते हुए जो काम का है वही हम फोकस करते हैं, उसमें भी जो कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट होती है वही मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ताकि आपका करंट अफेयर प्रिपरेशन के लिए कम से कम टाइम इस्तेमाल हो। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अपना अटेंडेंस देना ना भूलिएगा, अपना नाम, एरिया का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।